तो शुरू करते हैं क्लास को। लास्ट क्लास में हमने काइनेमेटिक शुरू ही किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक बेसिक सी बातें किया था। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि भाई रेस्ट एंड मोशन का मतलब क्या समझते हो। फिर हमने ये कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे जिनको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें दोबारा से कुछ कहने की ज़रूरत हो। तो टाइम, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में हमने जो भी बेसिक बातें थी ये सब कुछ हमने किया था। फिर फाइनली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने एक तरीके से डिफरेंस देखा था कि डिफरेंस क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं पिछली क्लास को ही। तो एक नोट लिखते हैं, एक नोट लिखते हैं। ये जो ये जो अभी हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर बहुत सारी बातें किया, उसी के बेसिस पे एक नोट लिखते हैं। एक चीज ध्यान से देखो आप, हमने ये बात किया था कि जैसे मान लो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। आप ऐसे जा सकते थे, आप ऐसे कहीं घूमते घूमते जा सकते थे। ये अलग अलग रास्ते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने के। लेकिन एक रास्ता सीधा भी होता है, एक रास्ता सीधा भी पॉसिबल हो सकता है। तो बताओ, सबसे शॉर्टेस्ट मतलब इस वाले और इस वाले पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है, क्या वो यही डिस्टेंस है? बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूविंग पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, क्या वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा? क्या ऐसा कह सकते हैं? बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पाथ पे। तो हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। देखिए, फॉर अ मूविंग बॉडी लिखते हैं, फॉर अ मूविंग बॉडी या पार्टिकल, फॉर अ मूविंग बॉडी हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्टेंस है वो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। ये लाइन कहाँ से, ये लाइन आई कहाँ से? देखो भाई, यहां से यहां मुझे पहुंचना है। सोचिए, देखो कि अगर एक स्ट्रेट रास्ता हो और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो आप सीधे ऐसे मूव करते 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 यहाँ तक पहुंच जाएं। और इस केस में जो आपका डिस्टेंस, जो पाथ लेंथ होगा, वो यही होगा और यही आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब बस इतना होता है कि दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन वाला लेंथ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अदरवाइज कंडीशन में डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन पार्टिकल व्हेन पार्टिकल व्हेन पार्टिकल या बॉडी, व्हेन बॉडी moves when body moves along a straight line, ध्यान रहे वो भी वन डायमेंशन, एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन in one particular direction, in one
इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस कंडीशन में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, मैग्नीट्यूड ऑफ। तो जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में जा रहा होगा, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर ही आ जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है कि a particle starts moving along straight line along a straight line path along a straight line path। मैं पाथ मेंशन कर देता हूँ, ओ ए बी ओ सी। अभी इसका मतलब मैं समझा दूंगा। तो पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है मोशन along a straight line path ओ ए बी ओ सी। देन फाइंड डिस्टेंस बोला है। देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, distance and find distance and displacement for given interval। कुछ पाथ हमें गिवन है। पहले तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार डायग्राम बना देता हूँ कि हमें गिवन है कि एक रास्ता है, एक स्ट्रेट रोड है, जहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का बना रखा है कि ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है सी, और ये वाला पॉइंट है बी। ठीक है, ऐसे रैंडम सा हमने मार्किंग कर रखा है, और ऐसा भी बोल रखा है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है ओ से, ओ से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये डिस्टेंसेस दे रखे हैं। ये डिस्टेंसेस दे रखे हैं। ये है 3 मीटर, सॉरी ये है 2 मीटर, और यहां तक है 3 मीटर, और ये है 4 मीटर। ठीक है, अब हमसे बोला गया, हमसे क्या बोला गया, देखो ओ ए बी ओ सी। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, पहले ए पर जाता है, फिर बी पर जाता है, फिर ओ पर जाता है, फिर सी पर जाता है। ये इसका मतलब है। पार्टिकल यहाँ से डायरेक्ट ए पर जाता है, तभी तो ओ के बाद ए आया है, फिर ए के बाद बी पर जाता है, और बी के बाद ओ पर जाता है, ओ से फिर सी पर जाता है। ये तो है डायग्राम का मतलब। मुझे लगता है अगर मैं इसको मिटा दूँ तो कोई समस्या की बात नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़नी चाहिए सवाल। हम तो बस इतना करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर, एंड दिस इज 4 मीटर। ठीक है, तो पूछा है कि आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का हमने ऐसे बना देते हैं।
मैं अलग अलग पाथ आपको दूंगा और आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है और डिस्टेंस बताना है। पहले में भरना है, पहले में मैं आपको पाथ बता देता हूँ। पाथ क्या क्या है? जब आप ओ से ए पर गए, ठीक है, जब आप बी से ओ पर गए, जब आप ओ से ओ पर आए, और जब आप ओ ए बी वाले पाथ के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक पाथ और है, जब आप ओ से सीधे, मतलब ओ से पहले ए से फिर सी पर गए। तो कौन कौन सा पाथ है हमारे पास? हमारे पास कौन कौन सा पाथ है? ओ से ए जाने में, ओ से ए जाने में दूसरा पाथ, बी से ओ, बी से ओ जाने का मतलब ये वाला पाथ तीसरा, ओ से ओ का मतलब ओ से पहले ए पर जाएगा फिर तभी तो यहाँ पहुंचेगा। आप चाहो तो इसी को, आप चाहो तो इसी को ऐसे लिख सकते हो, ओ ए बी ओ, ठीक है। और सी से ओ, तो ओ से सी का मतलब होगा ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये ओ से ए बी ओ सी तक, इस पूरे पाथ में लेंथ बताना है। तो पहले नंबर पे आपको बताना है कि भाई डिस्टेंस क्या होगा, दूसरा बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखो, अगर तो ध्यान से समझो, जरा बताओ कि पर्सन या पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है। पहले मैं इस वाले पाथ की बात करता हूँ, ओ से ए जब गया, जब ओ से मूव करते 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 ए तक पहुंचा, जब ओ से मूव करते 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 ए तक पहुंचा, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कितना कवर किया। कितना पाथ कवर किया? 2 मीटर तो यहाँ तक किया और 3 मीटर यहाँ तक किया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस होगा ओ से ए जाने में, 2 + 3 = 5 मीटर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि भाई ओ से ए जाने में डिस्प्लेसमेंट कितने का है, ओ से ए जाने तक डिस्प्लेसमेंट कितने का है। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, इस लेंथ के बराबर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसके जस्ट पहले हमने अभी अभी एक चीज देखा कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है अगर पर्सन पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं किया है तो। तो यहाँ से यहाँ तक तो सीधे ही गया, इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी 5 ही आएगा, 5 ही आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन बताने के लिए आपको कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा ना। मान लेते हैं कि राइट साइड प्लस आई कैप है और लेफ्ट साइड माइनस आई कैप है। हम कैसे मान लिए भाई? राइट साइड एक्स एक्सिस, अगर मैं ऐसा मान लेता कि पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, तो हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऐसा बोलते हैं ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को प्लस आई कैप लिखते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते थे कि ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट है प्लस आई कैप आएगा 5, ठीक है। अब अगर हम बी से ओ पर जा रहे हैं, बी से ओ, देखो जाने के टाइम पर तो ओ से ए तक पहुंच गया, वहां से मतलब ही नहीं मुझे, मुझे यहाँ तक कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इस पाथ के लिए पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आप बी से ओ पर पहुंचे तब आपका डिस्टेंस कितना था। तब तो आप 2 ही मीटर चले ना, तब तो आप 2 ही मीटर तो चले। तो इस वाले पाथ में जो अपना डिस्टेंस आएगा दैट इज 2 मीटर। अच्छा बताओ, जब आप इस वाले पॉइंट से, जब आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर जा रहे थे तो क्या आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे थे? कितना लेंथ चले? 2 मीटर। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर है,
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो 2 ही है, डायरेक्शन लेफ्ट वाले डायरेक्शन में है, पार्टिकल लेफ्ट साइड डिस्प्लेस हुआ है, इसका मतलब 2 तो लिखूंगा, 2 मीटर तो लिखूंगा, लेकिन माइनस के आई कैप में। ठीक है, एक बार के लिए हम लोग मान लो यूनिट नहीं लिखते हैं, सीधा आंसर लिखते हैं, तो हम 2 माइनस आई कैप लिख सकते हैं। फिर आपको वैसे थर्ड वाले में लिखते हैं ओ ए बी ओ, ओ से जब ए पर गया, ए से जब बी पर और बी से फिर ओ पर। सोच के देखो, आप ऐसे 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 जाते 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 फिर ऐसे आते 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 यहाँ तक आ गए, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए। ओ से शुरू किया, ए पर गए, ए से फिर बी पर गए, तो जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए। टोटल पाथ लेंथ कितना आया, टोटल पाथ लेंथ सर 2 मीटर, 3 मीटर, फिर 3 मीटर इधर, फिर 2 मीटर इधर, तो टोटल पाथ लेंथ, ये तो डिस्टेंस होता है, तो हम कहेंगे 2 + 3 + 3 + 2, तो टोटल कितना आया, 10। और वहीं अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था याद करो, चेंजिंग पोजीशन। आप यहाँ से यहीं पहुंच गए, तो आपकी पोजीशन में चेंज कितना आया, 0 का। चेंज कितना आया, 0 का। इसका मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0। वहीं अगर मैं बात करूं ओ से ए से बी जाने की, तो जब आप ओ से ए तक गए और ए से बी तक आए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई। यहाँ से यहाँ जाने में जो डिस्टेंस चले आप, 2 तो यहीं तक, 5 और 3, तो टोटल 8 हो जाएगा। कितना हो गया, 2 + 3 + 3 = 8। तो 8 तो आया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ख्याल है, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँच गए। हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो बताओ, ओ से बी पर पहुंच गए, हम किधर से घूम के आए इससे फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ता है इनिशियल और फाइनल को। आप इनिशियली यहाँ पर थे, फाइनली यहाँ पर हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब ये वाला लेंथ 2। डायरेक्शन किधर, इनिशियली यहाँ थे, फाइनली यहाँ पर थे, तो डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव का आई कैप। तो हम बोल देंगे कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 का आई कैप। फिर हमने एक और पाथ बनाया, लास्ट वाला देखते हैं कि भाई जब आप ओ से शुरू करके ए तक गए, फिर ए से बी पर आए, बी से ओ पर, ओ से सी तक, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, आपका फाइनल पॉइंट यहाँ है। इनिशियल पॉइंट यहाँ था और फाइनल पॉइंट यहाँ है। हालांकि आपका रास्ता ये है, तो इस रास्ते के हिसाब से देखा जाए तो डिस्टेंस कितना चलेगा, 2 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 2 इधर, 4 इधर, तो टोटल कितना हो गया, 2 3 5 3 8 2 10, तो ये टोटल 14 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 + 3 + 3 + 3 + 4। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो भाई शुरुआत में यहाँ पर थे, इधर गए, घूम के आए, फिर फाइनली यहाँ पहुँच गए। तो आपका इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पोजीशन ये था, इनिशियल को फाइनल से मिला दो, तो वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में आपका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो तो 4 ही मीटर का है ना। लेकिन आप इस पॉइंट से इधर शिफ्ट हुए क्या, इनिशियली यहाँ पर थे, फाइनली यहाँ पर चले आए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा मैग्नीट्यूड 4 और डायरेक्शन लेफ्ट साइड। तो मैं बोलूँगा कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 4 तो उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन माइनस आएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें सभी कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक सर्कुलर, एक सेमी सर्कुलर पाथ है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 2 बोला है अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग
अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू a particle start moving from point A and reaches and reaches at point B along along a semicircular path AC B. Then find पहला पूछा है डिस्टेंस फाइंड डिस्टेंस और दूसरा पूछा है डिस्प्लेसमेंट। पाथ कुछ ऐसा दे रखा है। मान लेते हैं जो पार्टिकल है वो कुछ इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। इसका जो रेडियस है रेडियस इज आर। रेडियस इज आर गिवन है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक पार्टिकल है जो मोशन स्टार्ट करता है ए से और बी तक पहुंचता है। इस रास्ते को फॉलो करते 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 यहाँ पहुंचता है। तो बोला है कि जब ए से बी पर पहुंचेगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का। यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो जरा बताओ कि क्या डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होता है? क्या डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल होता है? सही बात है कि नहीं? तो बताओ एक ऐसा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल जो इस पाथ पर चल रहा है, मतलब चलना यहाँ से शुरू किया। चलना कहाँ से शुरू किया? पॉइंट ए से। और पहुंचा कहाँ? पॉइंट बी पर। रास्ता कौन सा है? ये वाला। तो जैसे ही रास्ता पता चला उस रास्ते की लंबाई आपका डिस्टेंस बता देगी। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से तो इस लेंथ मतलब इस लाइन की जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और जिस रास्ते को फॉलो किया है उस रास्ते की लंबाई डिस्टेंस होगी। और इस पॉइंट इनिशियल और फाइनल को मिला दो तो ये जो लेंथ होगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं कि वही एक पार्टिकल जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो बताओ क्या ये सेमी सर्कल था? और सेमी सर्कल का ये वाला लेंथ क्या होता है? पाई आर के बराबर होता है क्या? पाई आर के बराबर होता है क्या? तो डिस्टेंस डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सिंपली पाई इंटू आर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अभी बताया कि डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी? वो तो आर यहाँ तक और आर यहाँ तक। तो सीधे लिखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा अच्छा इसमें भी ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा
2r के बराबर। रीज़न ये है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी तो होता है। ठीक है, बहुत ही आसान आसान से कुछ सवाल है। ऐसे कुछ और सवाल हम लोग कर लेते हैं, एक दो कुछ अच्छे भी सवाल करेंगे हम। ये भी अच्छे सवाल ही हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम सीख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या है, इन्होंने बोला है कि एक पार्टिकल है, a particle moving along moving along a given circular path, a given circular path of radius r। ये कुछ दिखा रखा है इस तरीके से। इन्होंने क्या बोला है, एक पार्टिकल जो ए से चलना शुरू करता है, एक पार्टिकल जो ए से चलना शुरू करता है, बी यहाँ पर है, सी डी। ठीक है, इस पूरे रास्ते पर एक पार्टिकल है जो इस तरीके से मूव कर रहा है। कहीं यहाँ से शुरू किया चलना, ऐसे 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 चल रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है फॉर ए टू बी, ए टू सी, और जब ए टू डी पहुंचेगा तब। तो चार सवाल है इसमें, तो आपको बताना है, बस फिल करना एक तरीके से। मैं लिख देता हूँ सवाल। पहला पहला पाथ में जब वो ए से बी तक पहुंचेगा तब बताना है, क्या क्या बताना है, डिस्टेंस, और दूसरा बताना है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा बताना है डिस्टेंस बताना है, और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पहला सवाल ए बी में। दूसरा, जब पार्टिकल ए से सी पहुंचा तब। तीसरा, जब पार्टिकल ए से डी पहुंचा। और इसका चौथा, जब पार्टिकल ए से ए पर ही पहुंच जाए तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने कितने होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, हम यहीं पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो। इन्होंने बोला है कि जो पाथ है, यहाँ पे मैं पाथ लिख देता हूँ। ये पाथ लिख रखा है हमने कि भाई जब पार्टिकल ए से बी पर पहुंचेगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। फिर पूछा जब पार्टिकल ए से लेकर सी पर पहुंचेगा तब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब पार्टिकल ए से डी पर पहुंचेगा तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब पार्टिकल ए से ए पर ही पहुंच जाएगा तब कितना होगा। तो जरा देखो, मुझे बताओ, जब पार्टिकल ए से बी पर पहुंचा तो रास्ता तो यही था ना, तो ये जो रास्ते की लंबाई है यही तो डिस्टेंस होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दो। क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को सीधे जोड़ दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो ए से बी में क्या ये टोटल लेंथ 2πr होता है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, 2πr का 1/4। भाई दिस दिस मिल के 2πr बनता है, तो सिर्फ इतना कितने के बराबर होगा,
2 पाई आर का 1/4। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए से बी जाने में 2 पाई आर का मतलब पाई आर डिवाइड बाई 2 अपना होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये वाली लेंथ। अब बात ये है कि ये लेंथ निकाले कैसे। सोच के देखो, ये आर है कि नहीं, ये भी आर है कि नहीं। इसका मतलब ये कितना होगा? हाइपोटेन्यूज से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अगर ये आर तो ये √2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा? रूट टाइम्स 2r। सिंपल सी चीज है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं, जब पर्सन या पार्टिकल ए से सी तक पहुंचा, भाई ए से सी तक जाने के लिए उसने इतना लंबा सफर तय किया, तो डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस तो 2 पाई आर का आधा हो गया ना, 2 पाई आर का आधा। बेसिकली पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ए से सी तक जब पहुंचा तो दोनों पॉइंट को जोड़ने पर यही लेंथ तो आएगा। और ये लेंथ कितना होता है? r+r। तो सिंपली 2r। वही मैं बात करूं, वही मैं बात करूं, जब पार्टिकल ए से डी पर पहुंचा, वह रास्ता तो उसका यही है, ऐसे 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 करते करते ए से डी पर पहुंचा, तो अब ये लेंथ कितना चला? बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितना चला था? पाई आर/2। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो 3 टाइम्स ऑफ पाई आर/2। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 3 टाइम्स ऑफ पाई आर/2। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना, रास्ता ये था, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यही वाली लेंथ तो होगी। अगेन ये लेंथ अगर आर है, ये लेंथ अगर आर है, तो ये √2r होगा ही होगा। इसका मतलब √2r डिस्प्लेसमेंट होगा। अब सोचो लास्ट वाला क्वेश्चन, कि जहां से चलना शुरू किया था, घूमते 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 वहीं पर पहुंच गया। इस केस में उसने टोटल पाथ लेंथ कितना चला? पूरा ये पेरीमीटर के बराबर, तो 2 पाई आर। अगर हम बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना है, भाई जहां से चलना शुरू किया वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कितना आ गया? 0। तो आई होप ये बात आप समझ पाए हैं। बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि डिस्टेंस पाथ लेंथ होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। एक और सवाल करते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड सवाल है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? 4। एग्जाम्पल नंबर 4। 4 में एक पार्टिकल है जो कि किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। क्वेश्चन मैं डायग्राम में दे देता हूँ। मान लेते हैं कि ये अपना एक सर्कुलर पाथ है, जिसके ऊपर एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से मूव कर रहा है। पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है और कहीं और कहीं यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है। पार्टिकल चलना कहाँ से शुरू किया? पार्टिकल पोजीशन 1 से चलना शुरू किया। मैं इसको लोकेट कर देता हूँ, मान लो ये पोजीशन 1 था, और फाइनली पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ठीक है। जहाँ पहुँचा पार्टिकल, मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है मान लेते हैं
कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाते हैं, थोड़ा सिंपल रखते हैं। तो मान लेता हूँ कि ये सेंटर था जिसका रेडियस गिवन है, जिसका रेडियस गिवन है आर के बराबर। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, या लिखता हूँ लैंग्वेज में लिख ही देता हूँ इसका। अ पार्टिकल पार्टिकल is moving on circular path. A particle is moving on circular path as shown in figure. Finds displacement. Find distance and displacement. Find distance and displacement of particle when a particle is moving on circular path as shown in figure. Find distance and displacement of particle from 1 to 2. A particle when it moved from position 1 to position 2। ये पोजीशन हमें दिखा रखे हैं और ये एंगल दे रखा है, ये एंगल इन्होंने दे रखा है, दिस इज थीटा। हमसे ये पूछा है कि जब पार्टिकल 1 से 2 पर पहुंचा तो उसका डिस्टेंस कितना उसमें चला और कितना डिस्प्लेसमेंट चला। ठीक है, तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसको चाहे ऐसे कर लेते हैं। ये ट्राई करो, ट्राई करते हैं आप लोग। देखो अगर हमें डिस्टेंस पता करना है तो क्या डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ ही होता है। वही पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे चलते 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 यहाँ तक चला, क्या जो डिस्टेंस है वो आर्क लेंथ ही है। यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क लेंथ होगा वही तो डिस्टेंस होगा। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो बहुत ही आसान काम है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या वो आर्क लेंथ जो कि 1 से 2 तक है वही लेंथ होगा क्या। बिल्कुल सही बात, वही यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ही तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ, बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू सी इज इक्वल टू आर थीटा होता है ना। भाई सी आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर टाइम थीटा होता है कि नहीं, सही बात है। तो वहीं से हम लोग लिख रहे हैं कि आर हमें नोन है, थीटा हमें नोन है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमें पता चल गया। हमारा टास्क है डिस्प्लेसमेंट पता करना, जो कि थोड़ा सा, हमें क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट। वो तो डिस्टेंस का कैलकुलेशन था, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, या हम इसी को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जरा बताओ, सोच के बताओ कि एक पार्टिकल जो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर पहुँच गया, जो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो यही बनेगा कि नहीं। भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ता हो, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को
जोड़ता हूँ, जैसी बात है। तो देखो, अब डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए थोड़ा सा वेक्टर वाला जो हमने सीख रखा है उसका कुछ यूज करते हैं। वेक्टर में कुछ कुछ सीखा था, याद है क्या? इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। हम्म, मुझे बताओ, मैं मान लेता हूं कि ये अपना ओरिजिन था, तो क्या ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर बनेगा कि नहीं? क्या ये फाइनल पोजीशन वेक्टर बनेगा कि नहीं, अगर ये अपना ओरिजिन है? सही बात है कि नहीं? इसका मतलब जो अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, जो अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, क्या वो यही बनेगा? ये जो हरा वाला हमने बनाया है, थोड़ा जूम करते हैं, ये जो हमने हरा हरा कलर का बनाया है, क्या यही अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यही वाला? ठीक है। अगर वेक्टर वाले तरीके से हम जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सर, वेक्टर से हमें दिख रहा है कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से दिख रहा है क्या? तो हम कह सकते हैं कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, जो अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आएगा। तो जरा एक बात बताओ मुझे, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ रही है? जैसी बात है। इस वेक्टर की लंबाई कितनी है? रेडियस के बराबर। इस वेक्टर की लंबाई कितनी है? रेडियस के बराबर। इसका मतलब आर इनिशियल और आर फाइनल का जो मैग्नीट्यूड है, दे आर बेसिकली इक्वल टू आर। तो जरा बताओ, क्या ये दो वेक्टर का डिफरेंस ही है? तो क्या मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है क्या? क्या मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्या थीटा हमें नोन है? बिल्कुल। अगर आपको याद हो, हमने एक चीज बहुत अच्छे से समझा था कि दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन निकालना हो तो उनके बीच एंगल और उनका मैग्नीट्यूड पता हो। तो सिंपल सी बात है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो मॉड ऑफ आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर के बराबर होगा। और याद करो, इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा माइनस का, याद है क्या? आर फाइनल का स्क्वायर प्लस आर इनिशियल का स्क्वायर माइनस टू मॉड कॉस थीटा। इसको हम वेक्टर वाले तरीके से कर रहे हैं, घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि भाई साहब, ये हमने वेक्टर में भी किया था एक बार, अगर आपको याद हो तो ये बना आर स्क्वायर, ये भी बना आर स्क्वायर, ये बना माइनस टू आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया वो अपना ऐसा कुछ बना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि टू आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ये बना वन माइनस कॉस थीटा, और वन माइनस कॉस थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकता हूँ। ये हमने वेक्टर में भी किया था। इसे क्या लिख सकता हूँ? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो इन सब में से अगर आप लिखोगे तो टू आर साइन थीटा बाई टू मैग्नीट्यूड के बाहर चला आएगा। तो जब अपना डिस्प्लेसमेंट आया वो टू आर साइन थीटा बाई टू। वेक्टर वाली बात अगर आपको याद होगी ना, तो ये बहुत मुश्किल नहीं था। हमने ये वेक्टर वाले तरीके से डेरिवेशन किया है। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हमारा
कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल सवाल माना जाता है इसको, बट कोई बड़ी बात नहीं है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एक तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन आया जो हमने पढ़ाई किया था। अब हम लोग बात करते हैं, तो अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लिया है। अब अपना अगला टॉपिक जो है, इससे मुश्किल सवाल तो वो क्या ही पूछेंगे। अगला जो अपना टॉपिक है दैट इज स्पीड। अगला जो अपना टॉपिक है दैट इज स्पीड। एक बार डेफिनेशन लिखते हैं कि स्पीड है क्या चीज। स्पीड है क्या चीज? तो बोला जाता है देखिए, rate at which rate at which distance is covered with respect to with respect to time, rate at which distance is covered with respect to time, इसे हम क्या कहते हैं? स्पीड। इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। अगर मैं स्पीड को बहुत ही बेसिक से, बेसिक मतलब जो जो फॉर्मूला आपको याद है बचपन से, वो क्या हुआ करता था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट एट विच, जिस रेट से डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे हम लोग स्पीड कह देते हैं। इसमें अभी हम लोग दो क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसकी हम लोग बात करेंगे। बट अभी के लिए जो फॉर्मूला मुझे याद है, पहले मैं वो वाला फॉर्मूला लिखता हूँ 9th-10th से, जो मुझे याद है कि हाँ भाई, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब अगर आप मुझे ये बता दो कि कितना डिस्टेंस चला गया, कितना टाइम हुआ, तो मैं स्पीड बता दूंगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्पीड के बारे में, क्या क्या जानते हो? क्या स्पीड, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है, इसका यूनिट क्या है? थोड़ी सी बात इसके बारे में हम लोग करना चाहते हैं। तो जरा बताइए, क्या स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है? कैसे पता? भाई डिस्टेंस एक स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा? जायज़ सी बात है, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, तो ये लेंथ है, ये टाइम है, मतलब ये मीटर में होगी, ये सेकंड में होगा। हालांकि हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और वहीं अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, तो डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा? मतलब डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या निकल के आ जाएगा? शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऊपर लेंथ है, ऊपर लेंथ है, नीचे टाइम है। तो कैपिटल लेंथ के लिए हमने डायमेंशन क्या यूज किया था? एल, और टाइम के लिए टी। तो सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है कि एल टी माइनस 1। अच्छा, एक चीज और है, क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड या तो जीरो से ज्यादा होगा भाई। जब आप मूव करना शुरू करोगे तो स्पीड आपकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो हम कह सकते हैं फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी
फॉर अ मूविंग बॉडी speed is speed is always positive, always positive. दो टर्म डिफाइन किया जाता है जो मेजर रूप से हमसे पूछा भी जाता है। एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो स्पीड में सबसे पहला लिखो एवरेज स्पीड। जैसे स्पीड टॉपिक के अंदर ही एक सब टॉपिक एक तरीके से कह लो इसका कि भाई एवरेज स्पीड क्या चीज होती है। एवरेज स्पीड क्या चीज होती है। एवरेज स्पीड क्या चीज होती है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं देखो। एक्चुअली अभी आप देखोगे कि जो डिस्टेंस जो सॉरी जो हम स्पीड का फॉर्मूला ये देखिए ना, ये एवरेज ही निकल के आएगा। अभी आप देखोगे तो एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया है, इसको लिखते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिफाइन ही ऐसा है कि एवरेज स्पीड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अच्छा लिखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ये होता है टोटल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। जो भी टोटल डिस्टेंस चला उसको अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, टोटल डिस्टेंस, आप तो एक काम करो सिर्फ टोटल डिस्टेंस लिख दो बस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब भी एवरेज स्पीड निकालना हो आपको बस लिखना है टोटल डिस्टेंस कितना चला पार्टिकल और टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम कितना लिया। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड को। एक एक तो एग्जांपल लिखेंगे तो बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, ये जो एवरेज स्पीड लिखा हुआ है ना, एवरेज स्पीड को डिनोट करने का एक और तरीका है, देखो ऐसे करते हैं। वी लिख के यहाँ एवरेज लिख देंगे तो आप समझ जाओगे कि एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कई बार एवरेज को डिनोट करने के लिए हम लोग कुछ और नोटेशन यूज करते हैं। जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा हो, ऐसा, इसका भी मतलब है एवरेज स्पीड। ये जो यूज किया गया ना, ग्रेटर देन लेस देन जैसा कुछ, इस पूरे को हम ऐसे रीड करेंगे, एवरेज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। ध्यान रहे चाहे ऐसे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है, ये दोनों अलग नहीं है। लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ध्यान रहे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुछ सवाल करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी, अभी टेंशन की बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 है अपना। इस नोटेशन से मत घबराना भाई। वी एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन होगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन है, एक सिंपल सा सवाल ये है, जैसे मान लो कि एक पोजीशन यहाँ पर है, दूसरा पोजीशन यहाँ पर है।
मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, ऐसे 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 करके पहुंच गया। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ऐसा कुछ। एक्चुअल जो पाथ है पार्टिकल का वो ये है। ठीक है, मान लो कि यहाँ होम हुआ करता था पर्सन का, और यहाँ स्कूल था कहीं बी के पास, स्कूल हुआ करता था। और जो पर्सन है वो इस रास्ते से होते हुए स्कूल तक पहुंचता है। टोटल डिस्टेंस जो निकल के आया वो 1500 मीटर है, ऐसा दे रखा है, रास्ते की लंबाई है। और जो पर्सन जब होम था तो टाइम, उस टाइम पर मान लेते हैं कि जो टोटल टाइम लिया इसने, मान लो कि आप सुबह सुबह होम से अपने स्कूल के लिए निकलते हो, और आपका जो, आप घर से मान लो 7 बजे निकले। ठीक है, आप 7 बजे निकले और आप 7:30 पे पहुंच गए। 7:30 पे आप अपने स्कूल पहुंच गए। हमसे पूछा गया है कि जो पर्सन है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ, पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन, ये हमसे सवाल पूछा गया। तो जरा सोच देखो, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर्सन चलना यहाँ से शुरू करता है और यहाँ तक पहुँचना है, टोटल जो उसने डिस्टेंस चला वो 1500 मीटर है। 7 बजे, सुबह 7 बजे निकला और 7:30 बजे यहाँ पहुँच गया। हो सकता है बीच में रुका भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। हो सकता है बीच में कहीं किराना वाले स्टोर पे या कहीं हो सकता है नाश्ता वास्ता करने रुक गया हो, सुबह सुबह का टाइम, कहीं भी हो सकता, कुछ भी करे बीच में, उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर टोटल डिस्टेंस 1500 मीटर आया, टोटल टाइम कितना लिया पर्सन ने, 7 बजे तो यहीं पर था, 7:30 बजे पहुंच गया, तो क्या 30 मिनट लिया, क्या 30 मिनट लिया? तो देखो, हम कहेंगे हम कहेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो टोटल डिस्टेंस आया, क्या वो 1500 मीटर ही है? सही बात है। टोटल टाइम कितना लिया? पर्सन ने टोटल टाइम लिया कितना? 30 मिनट लिया ना, 30 मिनट। पहले इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो 30 मिनट का मतलब हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 30 × 60 सेकेंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? मतलब पर्सन ने 1800 सेकेंड लिए। तो मैं कहूँगा कि जो एवरेज स्पीड आएगा, जो एवरेज स्पीड आएगा पर्सन का, वो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला? 1500 सर, 1500 मीटर। टोटल टाइम कितना लिया? 1800। तो कितना आ गया? जीरो जीरो कट गया, 3 5 3 6, तो 5/6 मीटर पर सेकेंड, जो उसका एवरेज स्पीड आया दैट इज 5/6 मीटर पर। जरा बताओ, एवरेज स्पीड निकालने में जब हमने एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन शुरू किया, तो क्या हमें इस बात से फर्क पड़ा कि पर्सन बीच में रुका था कि नहीं रुका था? क्या हमें इस बात से फर्क पड़ा कि उसका फ्रेंड मिल गया था, वो कहीं दौड़ रहा था, कहीं बहुत तेजी चल रहा होगा, कहीं बहुत स्लो चल रहा होगा, कहीं रुक गया होगा? इन सारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए और यहाँ से यहाँ पहुँचने में टोटल टाइम चाहिए। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हो सकता है किसी ने नोटेशन ये वाला यूज़ किया हो, तो बोलेगा, वो बोलेगा सर वी एवरेज की जो वैल्यू आई है दैट इज
5/6 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है किसी ने ये वाला नोटेशन यूज किया हो कि वी एवरेज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकेंड। तो ये अलग अलग नोटेशन की बस बात है। एक दो और सवाल करते हैं। सवाल ये है कि a person moves first half first half time of his motion first half time of his motion with speed v1 and remaining half time and remaining half time with speed v2. Then find average speed. Then find average speed of person. Then find average speed of person. देखो, जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालना होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। बीच में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें उन्होंने क्या बोला है, देखो बोला है कि एक पर्सन है जो जितना भी टोटल टाइम लेता है ट्रेवल करने में, उसने आधे टाइम तक तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि हाफ टाइम तक तो वो v1 से चलता है और बाकी के हाफ टाइम में वो अलग स्पीड से चलता है। तो बोला है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले उसके रास्ते को दिखा दो कि भाई मान लेते हैं पर्सन यहाँ से चलना शुरू किया, कहीं यहाँ तक गया। इन्होंने बोल रखा है कि पहले आधे टाइम तक मैं मान लेता हूँ कि टोटल टाइम टी के लिए उसने चला होगा। मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं कि पर्सन जो है वो टोटल टी टाइम के लिए ट्रेवल किया। टोटल टाइम मान लेते हैं कि टी टाइम के लिए पर्सन, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्टार्टिंग के टी हाफ टाइम तक उसकी जो स्पीड थी वो v1 थी और बाद में उसकी जो स्पीड थी दैट इज v2। कितने टाइम तक, आधे टाइम तक, और बाकी के आधे टाइम में उसकी स्पीड, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि पार्टिकल पर्सन को ए से बी पर पहुंचना था, ठीक है। ए से बी पर गया, स्टार्टिंग के आधे टाइम तक वो v1 से चला और बाकी के आधे टाइम तक v2 से चला। क्या दोनों लेंथ बराबर होंगी क्या? नो नो नो, इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें ये पता है कि जितने टाइम तक इधर चला वो टाइम t/2 था और ये वाला टाइम भी t/2 था। हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। जरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ, क्या होता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस मिल जाए और टोटल टाइम मिल जाए तो काम हो जाएगा। जरा बताओ, क्या टोटल डिस्टेंस में पहले वो ये वाला डिस्टेंस चलेगा इस वेलोसिटी से इतने टाइम तक, फिर वो ये वाला डिस्टेंस चलेगा इस वाले वेलोसिटी से इतने टाइम तक। तो जरा बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? मतलब यहाँ से यहाँ तक स्पीड ये है, टाइम ये है, तो याद करो स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा क्या वो v1 × t/2, ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये वाला, और बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस v2 × टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना लगा, t/2 + t/2। तो ध्यान से देखें अगर हम, तो ऊपर से तो t/2 कॉमन आ गया, ये बना v1 + v2, नीचे बन गया t, t/2 + t/2 मतलब t, तो t से कट गया, तो v एवरेज क्या निकल के आया, तो v एवरेज जो निकल के आया, थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो अपना v एवरेज निकल के आया फाइनली, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जब भी एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, हमेशा, सॉरी, जब भी एवरेज स्पीड पूछेगा तो हमें हमेशा टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस ढूंढना होगा और टोटल टाइम ढूंढना होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में बाकी का।